हाय स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेजरमेंट। जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, लाइक वोल्ट मीटर, एम मीटर, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें मेजर करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, किस किस टाइप्स के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हम इंस्ट्रूमेंट्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो टू टाइप्स में कर सकते हैं, एक एनालॉग और डिजिटल। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें हम, तो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कैसे हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं वो एनालॉग, या फिर हो सकते हैं डिजिटल। अब यहाँ पर भी बेसिकली जो हमने पढ़ना है वो एनालॉग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है। अब एनालॉग्स को हम फर्दर डिवाइडेड कर सकते हैं थ्री टाइप्स में, दैट इज इंडिकेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम थ्री कैटेगराइज कर सकते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। अब इंडिकेटिंग में क्या होता है, जैसे आपने कोई भी मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट देखा, लाइक वोल्ट मीटर और एम मीटर, तो जिसमें क्या होता है, हमारी एक नीडल बनी होती है, एक नीडल बनी होती है, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करती है कितनी रीडिंग है। वो कैसा आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप का। इंडिकेटिंग में एग्जांपल हो जाएगा आपका, लाइक वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये क्या हो गया हमारे इंडिकेटिंग टाइप्स के हो गए। अब इंटीग्रेटिंग क्या होता है? इंटीग्रेटिंग होता है दो क्वांटिटीज को मिला के जो बताता है, जैसे कि क्या होगा हमारा वॉट मीटर, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा वॉट मीटर। तो ये क्या हो गया, इसमें वोल्टेज और करंट दोनों को क्या कर रहा है, मिला के बता रहा है ना, तो वो हो गया इंटीग्रेटिंग टाइप्स का। या फिर साथ ही साथ में नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या है, जो चीज क्वांटिटी को रिकॉर्ड भी करे साथ ही साथ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा ईसीजी, लाइक ईसीजी। और और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल की बात करो तो हमारा एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, जो घरों में रीडिंग्स को मेजर करने के लिए लगा होता है। तो हमने देखा एनालॉग जो मीटर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर देखो, हमारी एक नीडल है, ये जीरो पर है, ठीक है। तो इसको मूव करने के लिए तो हमें यहाँ पे कोई फोर्स चाहिएगा, ठीक है। इस नीडल को अगर मूव कराना है तो कोई ना कोई फोर्स तो चाहिएगा। अब वो फोर्स किस वजह से लगेगा, ठीक है, वो अलग अलग क्या है इफेक्ट्स हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से मूव कर रही है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की वजह से मूव कर रही है, इंडक्शन की वजह से मूव कर रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि यहाँ पर एक फोर्स रिक्वायरमेंट है जो इसको मूव करेगा, ठीक है।
कोई ना कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट है जिससे ये मूव करेगा। तो अब ये फोर्स किस किस तरीके से होंगे नेक्स्ट देखते हैं हम। उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर इसको हमें आगे की ओर धकेलना, ठीक है, इस नीडल को आगे की तरफ अगर धकेलना है तो हमारे पास एक फोर्स की जरूरत होगी, वो होगा डिफ्लेक्टिंग फोर्स या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोल देंगे। अब मान लो किसी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गया और डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ गया। अब ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स अगर इस पे लग रहा है तो ये तो नीडल ऐसे मूव करती जाएगी, ये मूव करती जाएगी। तो एक पॉइंट पे आने के बाद हमें क्या करना है, इसको रोकना भी है ना, नहीं तो ये आगे की तरफ चलती जाएगी। तो इसको रोकने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में भी हमें फोर्स चाहिए। उस फोर्स को क्या हम बोलेंगे, कंट्रोलिंग फोर्स या कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग फोर्स या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क, कि इस नीडल को जो कंट्रोल करे। अगर एक फोर्स लगाइए तो चलती रहेगी आगे आगे, तो हमें कहीं ना कहीं पॉइंट पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा इसे कि वहां पे आकर रुक जाए। तो ये क्या होता है, हमारा कंट्रोलिंग फोर्स या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क। अब मान लो एक नीडल है जैसे, अब इसमें दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इधर को लग रहा है रिफ्लेक्टिंग फोर्स, और एक फोर्स इधर को लग रहा है कंट्रोलिंग फोर्स या टॉर्क। रिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क रिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और ये कंट्रोलिंग टॉर्क। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या होगा, ये नीडल एक पॉइंट पर अगर इसको कहीं पर रुकना है यहाँ पर, तो पहले इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। इस तरीके से क्या होगी, काफी देर में जाकर उस पॉइंट पर रुकेगी। तो हमें एक और फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि क्या करे, इस नीडल को जल्दी से अपनी पोजीशन पर रोक दे, है ना। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, हमारा डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग टॉर्क या फिर डैम्पिंग टॉर्क। तो जो ये नीडल है इसको हम जल्दी से जल्दी एक स्टेबल पॉइंट पर आ जाए, तो उसके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अब डैम्पिंग फोर्स। तो हमें पता चला कि एक इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टॉर्क इज रिक्वायर्ड, दैट इज कंट्रोलिंग, डिफ्लेक्टिंग एंड डैम्पिंग। अब हम देखेंगे ये किस तरीके से होते हैं। ये देखिए इसमें लिख रखा है डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैंने बता ही दिया ये सारा। अब देखो ये किस वजह से हो सकता है, या तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हो, या इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट से हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसी भी वजह से हो। इन इफेक्ट का यूज करके हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप दिखा रखे हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन, मूविंग कोयल, डायनेमो टाइप, इंडक्शन टाइप, और ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है यहाँ। ये टाइप है और ये नाम है और ये इफेक्ट है। तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि देखो, जैसे इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो सिर्फ एसी पे काम करेंगे, जो डायनेमो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो एसी और डीसी दोनों पे काम करेंगे। मूविंग आयरन है जो सा, वो डीसी और एसी। और ये मूविंग कोयल है, इसको पीएमएमसी भी बोल देते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। ये किस पे करता है, सिर्फ डीसी पे काम करता है। तो आपको यहाँ मोटा मोटा एक बात याद रखनी है, जो इंडक्शन टाइप है, इंडक्शन टाइप वो सिर्फ एसी पे काम करेगा, और जो पीएमएमसी है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, ये सिर्फ काम करता है डीसी पे। बाकी जो भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होंगे सभी के सभी एसी और डीसी बोथ पर वर्क करेंगे। ये एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको एक पीएमएमसी दे रखा है वो एसी बताएगा या डीसी बताएगा, तो हमें देखना वो सिर्फ डीसी बताएगा। और इंडक्शन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमेशा सिर्फ एसी पे काम करता है। बाकी जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे क्या करते हैं, एसी और डीसी दोनों पर ही काम करते हैं।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कंट्रोलिंग टॉर्क मैंने बता दिया आपको। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, अब कोई पॉइंटर कब रुकेगा, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों इक्वल हो जाए, उसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ठीक है, जब डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल होंगे उस पॉइंट पे आके हमारा पॉइंटर रुक जाएगा, नीडल रुक जाएगी। तो इसमें यही बता रखा है कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। अब इसको किस तरीके से देख सकते हैं, या तो स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल, ये दो मेथड होते हैं जिन वजह से हम डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं। और स्प्रिंग कंट्रोल कैसे होता है, अब ये दिखा रखा आपने, बैलेंस दे रखा रखा। इसमें स्प्रिंग कंट्रोल क्या है, जैसे जैसे ये नीडल मूव करेगी आगे, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ। अब स्प्रिंग का यूज करके, जब स्प्रिंग का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क और जो हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होगा, वहीं पे रुक जाएगी। मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्प्रिंग कंट्रोल ही यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्पाइरल हेयर स्प्रिंग मेड। स्पाइरल मतलब इस तरीके से स्प्रिंग होता है, और some non-magnetic like phosphorus and bronze is attached to the moving system of instrument, जैसा कि शो कर रखा है। तो इस स्प्रिंग का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। और ये कंट्रोलिंग टॉर्क आपने याद रखना, कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और ये थीटा क्या होगा, जैसे कि ये नीडल मूव की है, तो अगर ये थीटा मूव कर दी तो इस पे थीटा पे, अगर ये जीरो है तो इस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। ये याद रखना, इस तरह का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रेविटी कंट्रोल। अब ग्रेविटी कंट्रोल में क्या करता है, एक इस तरीके सा वेट होता है। ठीक है, इन वेट्स को लगा देते हैं नीडल के साथ। अब इन वेट का क्या होगा, ग्रेविटेशनल कुछ पुल होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स और जो कंट्रोलिंग फोर्स लग रहा है, वो सारा क्या होगा, बैलेंस करता है इसको। और इस केस में हमें याद रखना है कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो होता है साइन थीटा, इस पे डिपेंड करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा। तो आपको बस ये डायग्राम याद करना और एक कितना टॉर्क होता है ये याद करना। नेक्स्ट आता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क मैंने बताया कि डैम्पिंग टॉर्क नहीं होगा तो क्या करेगी, हमारी जो नीडल है वो ओसिलेट होती रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, टाइम के साथ एक ग्राफ के दिखा रखा है, टाइम के साथ ये क्या है, ऐसे ऑसिलेट होगी। इस ऐसे ऑसिलेट होने का मतलब क्या है कि ये नीडल कभी ऐसे हो रही है, फिर ऐसे हो रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर काफी देर में जाके जो पॉइंट उसे दिखाना है वहां पर आ जाए। तो इसके लिए हम डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग फोर्स लगाते हैं इसमें। अब जो क्रिटिकल डैम्प होगी तो क्या होगा, ये नीडल जल्दी से अपनी पोजीशन दिखा देगी। अब देखो इसमें दिखा रखा है a damping torque is produced by a damping or stopping force which acts on the moving system only when it is moving and always opposing its motion। अब देखो डैम्पिंग फोर्स कैसा होना चाहिए, हमने कहा अगर यहाँ पे कंट्रोलिंग है तो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग है तो यहाँ पर कंट्रोलिंग फोर्स होगा। अब देखो डिफ्लेक्ट जब
जब हमारी नीडल इस तरफ को मूव कर रही है तो हमारा डैम्पिंग फोर्स इधर को होना चाहिए, और जब इस तरफ मूव कर रही है नीडल तो हमारा डैम्पिंग फोर्स इस तरफ होना चाहिए। तो डैम्पिंग फोर्स बोथ डायरेक्शन में होता है, डैम्पिंग फोर्स बोथ डायरेक्शन में लगता है, डिपेंडिंग ऑन हमारी नीडल किस तरफ को जा रही है। इसलिए क्या है, इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन। अब देखेंगे हम डैम्पिंग फोर्स हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में। तो यहाँ पर देखो दे रखा है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। ये तीन तरह की डैम्पिंग मोस्टली यूज होती है, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और एडी करंट। अब क्या हुआ इसमें, देखो ये पिस्टन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अगर हमने कुछ भी नहीं फिल कर रखा तो एयर फ्रिक्शन होगी। यहाँ पर अगर हमने कोई फ्लूइड भर दिया तो हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन होगी। अब जैसे ही ये नीडल मूव करेगी तो इसमें कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर ये बैक करेगी तो भी कोई फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लूइड में, क्या होगा, इसमें कोई ना कोई फ्लूइड भर देंगे इस तरीके से। इसमें फ्लूइड कोई भर दिया, जैसे ही ये मूव करेगा, अगर ये नीचे को मूव कर रहा है तो भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, अगर ये ऊपर को मूव कर रहा है तो भी फोर्स लगेगा। तो बोथ डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। नेक्स्ट इज एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट्स में क्या होता है, a thin aluminum or copper disc is attached to the moving system is allowed to pass between the poles of a permanent magnet। ये जब हम पीएमएमसी पढ़ेंगे, पीएमएमसी नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, वहां यूज करते हैं हम एडी करंट डैम्पिंग। उसमें ये बेसिकली डिपेंड करता है लेंज लॉ पर, ये डिपेंड करता है लेंज लॉ पर। अभी आप इतना ही देख लीजिए कि इसको क्या करता है, लेंज लॉ पर डिपेंड करता है। और जैसे ही अगर ये मूव इधर कर रही है नीडल तो हमारा फोर्स ऐसे लगेगा, और अगर नीडल इस साइड मूव कर रही है तो फोर्स इधर को लगेगा। इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे, पीएमसी जो पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसका एक डायग्राम देखना है, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल देखना है। इसका प्रिंसिपल क्या है, लेंज लॉ पर बेस्ड है बस।